ओके। तो आज हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में आए हैं लेकर के और आज बात करेंगे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। लास्ट क्लास में या उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, राइट। तो उस क्लास का थोड़ा सा अगर मैं एक छोटा सा ब्रीफ अगर वो थोड़ा सा रिवीजन करे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता था कि बेसिकली वो एक ऐसा रीजन होता है जो कि इलेक्ट्रीफाइड रीजन होता है, या जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा रीजन जिसमें कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसा स्पेस भी हो सकता है उसमें और इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंसेस हमारे को देखने को मिलते हैं। और ये रीजन जो है चार्ज की वजह से क्रिएट होता है। और फिर हमने भाई उसमें पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, किस तरीके से हम लोग जो है उसको स्टडी कर सकते हैं, क्या उसका मीनिंग है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसका हमारे पास एक फॉर्मूला डेवलप हो गया था, E इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है और यहां से हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं वो करते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारा कूलम फोर्स है और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इन दोनों बातों को समझ पाते हैं और यहां से हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारी क्वांटिटी है इसको अब हम लोग आज न्यूमेरिकल वे से स्टडी करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो पॉइंट चार्ज की वजह से एक फॉर्मूला तो ये था, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दूसरा फॉर्मूला था वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज और F इज इक्वल टू क्यू ई, राइट। ये हमारा एक फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला हमारा ये था, दो फॉर्मूले थे हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के, ये हमारा कूलम फोर्स के लिए था, ठीक है। आज हम इन्हीं फॉर्मूलों के बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन करने का तरीका कन्वेंशनल तरीका नहीं होगा। मैं बड़े ही छोटे तरीके से और बड़े ही इजी ट्रिक से आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। देखना, बहुत आसान तरीका रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक क्वेश्चन पिक करते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी बुक से ये क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो अब आप इसमें देखो क्या है कि दो चार्ज इसमें दे रखे हैं हमारे को। एक का नाम रखा है QA जो कि है +3 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज है QB, उसका जो वैल्यू है वो है -3 माइक्रोकूलम, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, यानी कि यहां पर है QB और भाई यहां पर है QA, और ये जो दूरी है ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओके। और अब ये पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ मिड पॉइंट O पर, यानी कि यहां पर, ये अगर इसका मिड पॉइंट O है तो आपको यहां से ये डिस्टेंस अगर मैं x ले लूं तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 20 - x सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से एनीवे हमें इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं, बहुत तरीके से क्वेश्चन है। देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए ना, तो एक बात याद रखना कि आपको सबसे पहले ना इन चार्जेस की पोलैरिटी को देख लेना है। ये चार्ज, ठीक है, पोलैरिटी आपको दिखाई देगी, यहां +3 माइक्रोकूलम है, यहां माइनस है, यानी कि एक कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का, ठीक है। अब देखो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की फील्ड कैसे क्रिएट होगी, यहां पर अगर प्लस चार्ज है, यहां अगर माइनस चार्ज है, तो फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी, राइट। यानी कि ये आपको ये पूछना चाह रहा है कि इसके मिड पॉइंट पर यहां पर फील्ड कितनी होगी। भाई सीधी सी बात है, जितनी पॉजिटिव चार्ज ने यहां तक क्रिएट की है और जितना इफेक्ट नेगेटिव का है, जितना नेगेटिव का है वो उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं ई नेट बोलता हूं तो मैं इसको कह दूंगा बाय ए चार्ज प्लस बी चार्ज, ठीक है। ए से बी के लिए होगा और हमें पता है कि डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, और जो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो यानी कि अब जो फील्ड है, डिस्टेंस भी सेम है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाइड है, डिस्टेंस भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है।
तो हम इसको ट्वाइस ऑफ ई ए भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, बिकॉज ऐसा क्यों है? बिकॉज डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस भी सेम है एंड मैग्नीट्यूड इज सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मैग्नीट्यूड इज सेम, ठीक है। दो बातें हमारे पास। जब ये कंडीशन आ गई ई नेट इज इक्वल टू 2EA, तो फॉर्मूला डायरेक्ट 2KQ बाय आर स्क्वायर, और हमारे को पता है कि जो वैल्यू है डिस्टेंस की वो हमें 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 3 माइक्रोकूलम -6 डिवाइडेड बाय, अब देखो डिस्टेंस यहां मेरे ख्याल से इसके मिड पॉइंट पर अगर बात करी है तो मिड पॉइंट कितना हो जाएगा भाई? 20 सेंटीमीटर का आधा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 10 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया? 0.1 मीटर, 0.10 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो भैया ये हो जाएगा 18 ये 57, ठीक है। और फिर अब जीरो को, क्योंकि बाकी तो कुछ मल्टीपल में है ही नहीं, ठीक है। तो 27 27 दूनी 54, 18 54, हाँ 54, नोट 57 54, 5.4, और भाई ये आ जाएगा 9 में से 6 गए 3, और 10 की पावर माइनस कितनी होंगी भाई बताओ बच्चों? 9 ये हो जाएगा 0.1 है तो 2 ऊपर गया, तो 11 में से 6 गए तो 5, और ये आ गया 6, -5.4 इंटू न्यूटन पर कूलम। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही सिंप्लीफाइड सा क्वेश्चन, आपको एक कैलकुलेशन का तरीका बताया और साथ में समझाया कि ये क्वेश्चन होगा किस तरीके से, ठीक है। बहुत ही इजी वे से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला हमारा जो इस क्वेश्चन का पार्ट है वो ये है कि अगर एक नेगेटिव चार्ज है, अगर एक नेगेटिव चार्ज है, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है कि अगर एक नेगेटिव चार्ज है Q, जिसका मैग्नीट्यूड हमारे को दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम, -9 कूलम, वो अगर हमने इसके मिड पॉइंट पर रखा है तो बताइए फोर्स कितनी है? तो मिड पॉइंट पर रखने के बाद फोर्स, भाई सीधी सी बात है, फोर्स कितना हो जाएगा? चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज है 1.5 इंटू 10⁻⁹, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 5.4 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। ये है हमारे पास वैल्यू, ठीक है। तो इट्स नॉट माइनस यार, ये तो प्लस आएगा, ये तो माइनस नहीं हो सकता, प्लस होगा क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है। सो 5.4 इंटू 10⁻⁶ एंड दिस इज ऑल्सो 5.4 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 1.5 इंटू 5.4, तो कितना हो जाएगा? ये 15 चौके 60, 0 6, और 75 और 6 81, 81 ही ले लो यार, ठीक है, इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके, तो 81 इंटू 10⁻³ क्योंकि दोनों की वैल्यू डेसिमल में है तो यहाँ पॉइंट डल जाएगा। 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन हमारे पास इसका फोर्स आ जाएगा। सो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वी आर गेटिंग ओवर हेयर, ठीक है ना? सही है। तो अभी तो बेटा इस तरीके से जो है हमने इस क्वेश्चन को देखा और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट करें और देखें कि किस तरीके से इसके हमारे स्टेप्स रहेंगे। बहुत आसान तरीके से, बहुत ही मैंने तरीके से इसको बताया है। कोई भी इसमें ऐसा तरीका नहीं है कि जो शॉर्टकट रहेगा या जिसमें कि आप ये मान के चले कि भाई जो है कोई तरीका, फंडामेंटल वे हमने इसमें फॉलो करा है। अभी मैं एक क्वेश्चन और आपके सामने रखता हूं तो जिससे कि हमारे को ये समझ में आ जाए कि अगर चार्ज की, यहां तो देखो इस क्वेश्चन में खासियत क्या थी कि दोनों की पोलैरिटी अपोजिट थी। याद ये रखना है कि अगर दो चार्ज अपोजिट पोलैरिटी के हैं तो ऐड ऑन कर दो आप इस दोनों की फील्ड को, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर दोनों की पोलैरिटी सेम हो फिर फील्ड पूछ ली जाए तो क्या होगा? तो उस प्रकार का देखो एक क्वेश्चन लेके आता हूं मैं आपके लिए।
और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको क्वेश्चन वो लगेगा और बहुत ही मजेदार है। जैसे कि अभी मान लीजिए कि आपके पास दो चार्ज है, ये पी वाई क्यू है, ठीक है, सीबीएसई का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इसके बाद मैं आपको एक ऐसा ही इसी देखो, अभी मैंने एनसीईआरटी से क्वेश्चन कराया, अब मैं सीबीएसई का पीवाईक्यू कराऊंगा एंड देन इसके बाद मैं आपको एक जेई का पीवाईक्यू कराऊंगा, तो आप उसमें देखना कि तीनों क्वेश्चन होंगे। तो 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 1 माइक्रोकूलम एंड प्लस 4 माइक्रोकूलम, यानी कि दो चार्ज है भैया। यहां पर रखा है 1 माइक्रोकूलम और यहां रखा है 4 माइक्रोकूलम, क्लियर। और उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, क्लियर। सो दिस इज अवर 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस। अब ये बोलता है कि 1 माइक्रोकूलम से हमारी जो नेट फील्ड है वो जीरो आनी चाहिए, कितनी दूरी पर आएगी, यानी कि हमें एक पॉइंट यहां पर ऐसा बताना है जहां ई नेट जीरो आए, ठीक है। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज ओ। तो बेटा इसके लिए अब देखो, लेट एट ओ जो नेट फील्ड है वो जीरो है, ठीक है। अब यहां पर फील्ड दोनों की जीरो कैसे होगी, उस बात को समझने के लिए हमारे को एक बात याद रखनी है कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल जब करेंगे तो फील्ड मॉडिफाई होंगी। अगर फील्ड मॉडिफाई होंगी तो किस तरफ जाएगी, जैसे कि यहां पर ये एक चार्ज है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इससे फील्ड इस तरीके से क्रिएट होती, राइट, इस तरीके की फील्ड। यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, अब इसकी भी फील्ड ऐसे क्रिएट होंगी। लेकिन क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के नजदीक रखे हैं, तो जो फील्ड यहां इस रीजन की है वो सब रिपेल करके मॉडिफाई हो जाएंगी और वो कर्व शेप में आ जाएंगी। ये फील्ड ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगी, इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही इसकी भी फील्ड मॉडिफाई होंगी, और अगर वो मॉडिफाई होंगी तो किस तरीके से, ये गई, यहां से ये गई, ये ये हमारी फील्ड मॉडिफाई होगी। तो अब यहां पर जब फील्ड रिपल्शन पर आएगी तो एक पॉइंट जरूर ऐसा क्रिएट होगा जहां फील्ड जीरो होगी, ठीक है। जहां पर फील्ड जीरो है इसका मतलब क्या है, लॉजिकली सोचो कि यहां की फील्ड और यहां की फील्ड, दोनों चार्जेस की फील्ड बराबर है, दोनों चार्जेस की फील्ड क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये वो कंडीशन है दैट E1 मस्ट इक्वल्स टू E2। अब देखो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, KQ1 बाय R1 स्क्वायर, KQ2 बाय R2 स्क्वायर। वैल्यूज को अब हम लोग मॉडिफाई करते हैं इस फॉर्मूले में एज पर द गिवन कंडीशन। तो 1 माइक्रोकूलम से मान लीजिए ये दूरी बच्चों x, ये बेटा मान लीजिए आपने x है, तो ये कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स, सेंटीमीटर में है। हमेशा ये क्वेश्चन से ना आपको गलती कराने के लिए इसमें एक ही बात होगी कि ये डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर में मिलेगा, आपको हर बार इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.3 मीटर, ये हमारा डिस्टेंस होगा, ठीक है। और अगर ये वाली वैल्यू 0.3 मीटर है तो यहां से तो x है, तो देखो k, Q1 कितना है 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, R1 कितना है x स्क्वायर बराबर k, Q2 कितना है 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय R2 कितना है 0.3 माइनस एक्स, 0.3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप सब काट दीजिए तो ये वाली वैल्यू बचेगी 0.3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई। यहां से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन सोल्व। अब देखो क्या होगा, 0.3 माइनस, अब इसको आप पूरे को रूट कर देंगे तो 0.3 माइनस एक्स बराबर 2x, तो x की वैल्यू आ गई 0.1 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। यानी कि बेटा आप ये बात मान के चलो कि इधर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इधर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पर फील्ड जीरो मिलेगी, यानी कि रिपल्शन जो है वो 10 सेंटीमीटर तक, इसकी फील्ड सिर्फ 10 सेंटीमीटर जाएगी, इसकी फील्ड 20 सेंटीमीटर जाएगी। और बात लॉजिकल भी हो रही है, पूछो क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 4, इसका मैग्नीट्यूड 1। सो दिस इज द डिफरेंस कि चार्ज के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस की वजह से मिड पॉइंट
15 सेंटीमीटर नहीं आया, इसलिए एक तरफ ज्यादा आया और एक तरफ कम आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ओके, तो अब ये क्वेश्चन आप यहां से बेटा नोट करेंगे और इसको आप लोग एक बार खुद से भी सॉल्व करके देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखो, अब आपके सामने इसी कॉन्सेप्ट का मैं एक जेई का क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। जेई का क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सिंपल इसी कॉन्सेप्ट पर है, और आप लोग जो है समझ पाएंगे कि जेई में कोई बहुत मुश्किल से क्वेश्चन नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन ही बहुत टफ होगा। यहां पर बोलता है कि ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। ये अभी जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं वो क्वेश्चन है जेई मेंस 2022, ठीक है, 2022 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि दो चार्ज है, एक है +8 माइक्रोकूलम और एक है -8 माइक्रोकूलम। यहां पर 8 माइक्रोकूलम -8 माइक्रोकूलम, ठीक है। ओके, ये डिस्टेंस डी पर है। इनके मिड पॉइंट में यहां पर मिड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे दिया बस। तो 6.4 इंटू 10 की पावर 4, 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम इसका मैग्नीट्यूड है। फाइंड द डिस्टेंस डी बिटवीन द चार्ज ए एंड बी। अब आपसे पूछा गया है कि भाई इनके बीच की दूरी बताओ कितनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, मिडिल पॉइंट का है क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस यहां पर, ये डिस्टेंस भी d/2 है और ये डिस्टेंस भी d/2, ठीक है। अभी जब मैंने एनसीईआरटी का इक्वेशन सॉल्व करवाया, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्या ध्यान देंगे कि यहां पर पोलैरिटी क्या है। अगर दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है, इसका मतलब टोटल फील्ड ऐड होगी, तो ई नेट क्या हो जाएगी, E1 + E2। चलो जी, ऐड कर दिया। अब देखो, चार्ज का मैग्नीट्यूड देखो, पोलैरिटीज की वजह से तो ऐड हो गया। चार्ज का मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डिस्टेंस भी हाफ है, यानी कि अब जो मैं ये मान के चल सकता हूं कि जो E1 और E2 है वो तो बराबर ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम आएगा मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। तो ये 2E1/r² का फॉर्मूला लग जाएगा यहां पर, सॉरी 2E1 का फॉर्मूला लग जाएगा, 2E1 ई नेट, ठीक है। सो ई नेट की वैल्यू हो जाएगी 2E1। अगर ऐसा है ई नेट इज इक्वल टू 2E1, तो क्या होगा, तो E1 की वैल्यू हो जाएगी KQ/D/2 का होल स्क्वायर। 4 2 जा 8, 8 KQ/D² मल्टीप्लाई ई, और ई की वैल्यू हमें गिवन है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है डी, तो D² इज इक्वल टू 8 KQ/E, डी की वैल्यू √8 KQ/E। दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। बात खत्म। देखो, आपको सिर्फ यही इतना ही पैटर्न सॉल्व करना था। अब मैं यहां पर इसकी वैल्यू डाल देता हूं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो, 8 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9, चार्ज का मैग्नीट्यूड है 8 माइक्रोकूलम, तो 8 इंटू 10 की पावर -6। इलेक्ट्रिक फील्ड है 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 4, और ये वैल्यू रूट में है, ठीक है। देखो, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू ऊपर चला गया -4, तो -10 8 8 8 64 8 3, तो डायरेक्ट ही आ गया, सब कट गया ये तो बेटा। सो दैट इज इक्वल टू 3 मीटर, ये तो डायरेक्ट आ गया। डी की वैल्यू है 3 मीटर, ठीक है, क्योंकि वैल्यू कट रही है। ये 6.4 है, आप इसका डेसिमल हटा दो, ये 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो 64, 8 और 8 ये दोनों कट जाएंगे। अब ये रह गया कितना, 10 की पावर कितना रह जाएगा 3, ऊपर जाएगा -3, तो -6 और -3 दोनों क्या हो जाएंगे, -9 और +9, ये और ये खत्म, 8 पहले ही खत्म, सिर्फ 9 रह गया था रूट का, तो √9 कितना होता है 3। सो डी इज इक्वल टू 3। अभी इस क्वेश्चन में देखो, जेई का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, एक एक स्टेप टू स्टेप को बात को मैं समझा रहा हूं,
तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बड़ा लेंदी सा, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करने पर आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पर है, और अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को पुट करके, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके, और हार्डली ये क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड में ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमारे सामने जैसे ही वैल्यू आती है तो वैल्यू हमें देखने के बाद ही समझ में आ जाता है कि यहाँ पर तो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। और ये जो कैंसिल आउट करने का तरीका है ये बहुत ईजी होता है, बड़ा ही सिंप्लीफाइड है। ठीक है, चलिएगा। चलो, तो अब हम लोग जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही एक है क्वेश्चन, देखना अभी, चार्ज एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। सो दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज प्लेट। यहां पर ये जो है एक नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, तो फील्ड की डायरेक्शन हो गई इसमें इस तरीके से, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, ओके। अब ये कहता है कि इस फील्ड में इस एक्स एक्सिस के अलोंग एक नेगेटिव चार्ज क्यू को हमने वेलोसिटी दी है, यानी कि उसको हमने मोशन दिया और वो इसको क्रॉस कर रहा है। तो देखो, लॉजिकली बात को समझना कि जब चार्ज इसमें एंटर होगा तो नेगेटिव चार्ज है, यहां से जा रहा है, तो इसका मतलब इस नेगेटिव प्लेट से तो रिपल्शन मिलेगा इस चार्ज को, और ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी जो पाथ है वो कुछ यूं चल के, और ये वाली डिफ्लेक्शन इसमें हमारे को देखने को मिलेगी। सो दिस इज द डिफ्लेक्शन। ये इसमें क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्शन हो जाएगी। डिफ्लेक्शन वाई ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे जा रहा है ये। ठीक है, यहां से। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये चार्ज इस तरीके से जाएगा और डिफ्लेक्ट भी होगा, तो बताओ ये डिफ्लेक्शन कितनी होगी। यानी कि क्वेश्चन ही डिफ्लेक्शन पर ही पूछ लिया आपको। ठीक है, इसके अलावा इसमें और किसी बात की, किसी पैरामीटर की आवश्यकता नहीं है। यहां पर इसको वी एक्स वेलोसिटी दी गई थी बस, या वी एक्स दे लो, वी नॉट दे दो, कोई भी दे दो, वेलोसिटी वी एक्स ही है। क्वेश्चन समझ आ गया? एक बार समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक अरेंजमेंट है, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट है, एक तरफ नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई इस वाले रीजन में। इसके अंदर से एक नेगेटिव का चार्ज हम लोग एंटर करवा रहे हैं, और उस चार्ज को इसको क्रॉस करके जाना है। तो क्योंकि वो चार्ज जैसे ही यहां पर जाएगा तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो वो डिफ्लेक्ट करेगा। क्वेश्चन ये है कि यार ये डिफ्लेक्शन बताओ कितनी होगी। ठीक है, अब डिफ्लेक्शन कितनी होगी ये यहां पर सॉल्व होगा क्वेश्चन मैकेनिक्स से। ठीक है, क्योंकि डिफ्लेक्शन है, मोशन है, और इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो यहां पर अब क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्शन में है, और एक्सेलरेशन भी एक्शन में है, और यहां पर जो है डिफ्लेक्शन भी है, यानी कि पाथ डेविएट भी हो रहा है, डेविएशन भी आ रही है। तो कई सारी फैक्टर्स आ गए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखो बहुत बढ़िया तरीका क्या होता है। सबसे पहली बात तो डिफ्लेक्शन वाई। अब आपको पता है कि भाई डिफ्लेक्शन वाई जो होगी बेटा, वो हो जाएगी, फॉर्मूला लगेगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का, और वाई के अलोंग, वाई एक्सिस पर, इस वाई एक्सिस पर वेलोसिटी जीरो है, तो वी वाई जीरो है, तो ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहां तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, इनिशियल वेलोसिटी वाई पर। तो वाई डिफ्लेक्शन हो जाएगा हाफ एटी स्क्वायर। ये बात समझना। अब इस फॉर्मूले में हमें एक्सेलरेशन और टाइम, दो वैल्यूज को निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन में। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। अभी एक्सेलरेशन है और टाइम है। अब देखो, एक्सेलरेशन तो फोर्स कितनी लगेगी इस चार्ज के ऊपर, क्यूई। न्यूटन का सेकंड लॉ है भैया, एक्सेलरेशन भी हो रही है, तो क्या होती है फोर्स, एम ए। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू ई बाय एम। बात खत्म। अब रह गया टाइम। अब टाइम कितना है, टाइम कितना है, टाइम है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अब डिस्टेंस की वैल्यू, लेट्स सपोज कि ये डिस्टेंस यहां से एल है, इसको मैं एल डिस्टेंस का नाम रख लेता हूं। कितना है डिस्टेंस, एल है। ओके, सो दिस इज एल। अब डिस्टेंस अगर एल है, वेलोसिटी कितनी है, वी एक्स है, तो एल बाई वी एक्स हो गया टाइम। टाइम हो गया और एक्सेलरेशन हो गया, दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर डायरेक्ट आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। हाफ
एक्सेलरेशन का है फॉर्मूला क्यू ई बाय एम, और टाइम का है एल बाय वी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू ई एल स्क्वायर बाय 2m वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन वाई। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहां से कई बार, अब इसमें क्या होता है कि देखो एनईपी का है भाई मामला तो सारा का सारा। अब एनईपी में जब क्वेश्चन होते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर इसमें से, इस अरेंजमेंट में से एक चार्ज क्रॉस कर रहा है तो बताओ जो वाई डिफ्लेक्शन है वो डिस्टेंस पर किस प्रकार से डिपेंड करेगी, वेलोसिटी का क्या फैक्टर होगा। यानी कि आप ये मान के चल लीजिए कि ये जो y है, डिफ्लेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। क्योंकि ये तीन वाली वैल्यू जो है ना वेरिएबल हो सकती है। चार्ज का मास आप चेंज नहीं कर पाओगे और ना उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल है वो तो वही है। बट अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस और वेलोसिटी को वेरी करते हो किसी भी तरीके से, तो ये याद रखना कि ये डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा। हाँ, ये चार्ज और मास दोनों तभी चेंज होंगे जब आप चार्ज पार्टिकल ही चेंज कर दो। क्योंकि मास तो जब चेंज होगा जब आप इलेक्ट्रॉन के बजाय प्रोटॉन को ले आओ, तो मास बदल जाएगा। और चार्ज अगर आपको बदलना है तो आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जगह आपको कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लाना पड़ेगा, जैसे कोई अल्फा चार्ज पार्टिकल हो गया, ठीक है, या हीलियम पार्टिकल हो गया, वो उस तरीके का। क्योंकि हाइड्रोजन को अगर आप लोगे H प्लस आयन को, तो भी उसके पास एक वो पॉजिटिव प्रोटॉन के इक्विवेलेंट चार्ज ही होगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन में भी चेंज नहीं आएगा। तो सिर्फ मास तो वहां सेम रहे और जो हमारा चार्ज है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो मास है उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आएंगी, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के इक्विवेलेंट। लेकिन अगर आपको चार्ज बाय मास रेशियो को चेंज करना है, यानी कि आप इसको जो है इस तरीके से भी समझ सकते हो कि Q बाय एम की रेशियो पर भी डिपेंड करती है डिफ्लेक्शन, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। ये इस फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। तो स्पेसिफिक चार्ज रेशियो इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस कॉन्सेप्ट कि डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, Q बाय एम रेशियो, उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं। सो वी हैव गॉट द 4 फैक्टर्स जिसके ऊपर ये डिफ्लेक्शन डिपेंड करती है। ठीक है, चलो अब इसको नोट करो आप लोग। चलो, तो बेटा ये क्वेश्चन को तो हमने कर लिया सॉल्व। अब देखो यहां से आगे एक क्वेश्चन और है, पेंडुलम की एक प्रॉब्लम आती है, बहुत परेशान करती है स्टूडेंट्स को पेंडुलम वाली प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि किस तरीके से होगा। तो मैं आपको उसका एक कॉन्सेप्ट लेके चलता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड में पेंडुलम का। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है कि लेट्स सपोज कि एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई मैग्नीट्यूड की, इज प्रेजेंट। ओके, क्लियर। अब ये कहता है कि एक सिंपल पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, वो इस फील्ड में रखा है। सिंपल पेंडुलम इज इन फील्ड, सिंपल पेंडुलम इस फील्ड में है। ओके, जिसमें कि मास जो है बॉब का वो m है, चार्ज ऑन बॉब, चार्ज ऑन बॉब इज इक्वल टू Q है। ठीक है, तो अब ये पूछता है कि भैया आप ये बताओ कि डिफ्लेक्शन उसका जो टेन एंगल है थीटा वो कितना होगा, और टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग वो कितनी होगी। दो बातें इससे हमसे पूछ ली है। और लेंथ जो है वो L ले लीजिए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो L है। ठीक है, तो यानी कि ये जो प्रॉब्लम है ये कुछ इस तरीके की है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास ये एक पेंडुलम है, मैं इसको यहां इस तरीके से बना देता हूं, ये इसका बॉब है और ये है इसका लेंथ L। ठीक है, अब ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस रीजन में है, इन दिस रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट।
अगर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो यहां पर ये होगा और ये एंगल है थीटा। ओके, और ये वाली वैल्यू है एक्स। ठीक है, क्लियर? ये थीटा है, यहां पर एक्स आ गया। अब जब ये पेंडुलम यहां पर आएगा तो इसमें जो टेंशन है वो टी इस तरीके का होगा। ठीक है, इसका हम एक डायग्राम बनाते हैं साइड में। तो बेटा वो कैसे बनेगा, देखो, दिस इज द टेंशन, दिस इज द बॉब। अब इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी क्यू ई। ठीक है, और टेंशन का यहां से कंपोनेंट थीटा बनेगा, तो टी कॉस थीटा, यहां बन जाएगा टी साइन थीटा, और वर्टिकली डाउनवर्ड हम यहां पर वेट ले लेंगे। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। चलो ठीक है, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। फोर्स है, क्लास 11th में लॉज ऑफ मोशन में हमने ये सब पढ़ा था। एज इट इज हमने टेंशन के कंपोनेंट बना लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स और एक इंट्रोड्यूस हो गई जो उसको बैलेंस कर रही है। तो एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब होगी, यानी कि जब इसके ऊपर सारी फोर्सेस बराबर लगेंगी, यानी कि आप ये मान के चलिए कि सब फोर्सेस एक दूसरे को जो कैंसिल कर देंगी। वो कंडीशन कब होगी, वो होगी टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा हो जाएगा क्यू ई अपॉन एम जी। ठीक है, और यहां से अगर हम लोग थीटा की वैल्यू लिखें तो वो हो जाता है टेन इनवर्स क्यू ई अपॉन एम जी। ये वाली वैल्यू इस तरीके से चलती है, थीटा की वैल्यू हो गई टेन इनवर्स क्यू ई अपॉन एम जी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन तो हमारे को समझ में आ गई है। चलो, ये तो बहुत इजी था, इसमें तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये पूछता है कि टेंशन कितना होगा। अरे भाई, टेंशन तो ये रहा ना, यहां से थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो तो टी की वैल्यू हो गई क्यू ई बाय साइन थीटा। ठीक है, ये इसकी कंडीशंस आ जाएंगी। एक बात याद रखना कि फील्ड यहां हॉरिजॉन्टल थी। जब हॉरिजॉन्टल फील्ड की प्रॉब्लम आएगी तो सिंपल पेंडुलम जो है वो एक तरफ डिफ्लेक्ट होकर के और वहां पर रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही है। तो जो हमारा पेंडुलम है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर के एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाकर के वो अपने आप को जो है स्टेबलाइज कर लेगा। जब वो स्टेबलाइज करेगा तो दो तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। या तो आपसे डिफ्लेक्शन पूछी जा सकती है कि टेन थीटा बता दो, या आपसे टेंशन पूछा जा सकता है। और आपको ये बता दूं, ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में भी आ चुका है पहले, और जेई में भी आ चुका है। जेई में भी एक ऐसा क्वेश्चन हमारे को देखने को मिला था। ठीक है, आप पीवाईक्यू जब जेई के करेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आपको 100% ऐसा मिलेगा। मेरे ख्याल से 2019 में एक ऐसा क्वेश्चन आया था जहां पर कि जेई का ये वाली प्रॉब्लम के ऊपर एक क्वेश्चन रखा गया था। अब इसी के ऊपर जो है ना एक और प्रॉब्लम मॉडिफाई होती है, उसको भी मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं। पेंडुलम की ही प्रॉब्लम है। यहां पर क्या होता है कि फील्ड कैसी थी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए पहले एक बार तरीके से, वीडियो को पॉज करके बेटा, और फिर मैं आपको जो है अगले वाले टॉपिक पर बात करूंगा। ठीक है, अब देखो बेटा, अब ये ही क्वेश्चन था। इसमें आपने देखा कि जो सिंपल पेंडुलम है वो फील्ड में है, मास कबॉब ये है, सब कुछ है, सारी कंडीशंस है। अब क्या है कि वर्टिकल फील्ड प्रेजेंट है, वर्टिकल फील्ड। ठीक है, वर्टिकल फील्ड प्रेजेंट है। ये भी हमारा पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन क्या बन गया कि वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और उसमें एक पेंडुलम है जिसमें मास उसका m है, चार्ज ये है। तो अब आपसे ये पूछा जाएगा कि उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वो क्या होगा। और जो लेंथ है आपको पता ही है कि उसको हम लोग L रख देंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग
एल है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। पहले है कैसे, यहां तो पेंडुलम है, यहां पर क्या है, पेंडुलम है, बहुत ही इजी वे में। सो दिस इज अवर पेंडुलम। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, ऐसे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्टिकल। अब क्योंकि मैंने डाउनवर्ड साइन बना लिया तो हम इसको फील्ड को भी वर्टिकल डाउनवर्ड ले लेते हैं। चलिएगा, वर्टिकल डाउनवर्ड ले लेते हैं, क्योंकि इसमें भी वर्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड के दो अलग अलग केस बनते हैं भाई। हमने डाउनवर्ड का पिक कर लिया, क्या बात हो गई। तो इस तरीके से जो है हम लोग आप इसमें देखेंगे। अब देखो भाई, मान लीजिए कि अब फील्ड बेटा यहां 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 ऐसे अलग अलग प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि देखो यार, फील्ड यहां पर है ऐसे, ये रीजन क्रिएट हो गया फील्ड का। अब इसमें कोई अगर एक पेंडुलम यहां लटका हुआ है तो भाई सीधी सी बात है कि अब ये क्या होगा। अब ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एक बार इसको यहां से रिपल्शन मिलेगा, एक बार इसको यहां से। अल्टीमेटली क्या होगा कि ये ऑसिलेशन में आ जाएगा। ऑसिलेशन में आएगा तो इसमें क्या होगा, टाइम पीरियड आ जाएगा रोल का। आपसे वही पूछ लिया कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताओ किस किस फैक्टर पे है। देखो, सबसे पहली बात तो इसका मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं। तो भाई फ्री बॉडी डायग्राम जैसा पिछला ही था सेम वही रखेंगे, कहीं भी इसमें अंतर नहीं आएगा। अंतर इसकी फोर्स में आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो अब देखो बेटा, इसके ऊपर पहले वाले केस में क्या था, अभी जो हमने करा था उस क्वेश्चन में क्या था, फोर्स हमारी क्यू ई इधर थी, ठीक है ना। फोर्स तो ठीक है, लेकिन वो कब थी, जब फील्ड ऐसे थी। अब फील्ड कैसे है, इस तरीके से है, लेकिन ये डिफ्लेक्ट हुआ है, तो इसका मतलब फोर्स इधर आ जाएगी। अगर इस तरफ आ गई तो ये बन गया क्यू ई कॉस थीटा कंपोनेंट, और यहां क्या बन गया, क्यू ई साइन थीटा कंपोनेंट, ठीक है। ये कंपोनेंट बन गए, और ये वाली लेंथ एल है, और यहां से यहां तक ये वाली वैल्यू एक्स है। तो थीटा की वैल्यू तो एक्स बाय एल हो जाएगी। तो थीटा क्या हो गया, साइन थीटा, साइन थीटा एक्स बाय एल हो जाएगा। चलो, टाइम पीरियड के लिए बात करते हैं। अब मैं यहां से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को उठाता हूं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे को क्लास 11 से याद है कि 2 पाई बाई ओमेगा होता है। अब 2 पाई तो ठीक है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बहुत सारी क्वांटिटीज से हम लोग जो है इसको डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये वाली वैल्यू एंगुलर में है तो भैया ये एंगुलर ही फ्रीक्वेंसी है। और ओमेगा जो है किससे आएगा, मैंने आपको बोला कि ये पेंडुलम का केस है। तो पेंडुलम कैसा ऑसिलेट करता है, सिंपल हार्मोनिकली। तो एसएचएम की इक्वेशन डेवलप होगी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये इक्वेशन डेवलप होगी। अगर ये इक्वेशन हमारी डेवलप हो रही है तो अब आप इसमें ये देखो, ये जो ओमेगा है ये यहां से आएगा, यानी कि मुझे अब ये जो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है ये क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मुझे एक ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी जिसमें कि एक्सेलरेशन की वैल्यू ओमेगा और एक्स डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में आए। कहां से बनेगी देखते हैं। अब देखो, एफ की वैल्यू होती है एम ए, बिल्कुल ठीक बात है। और यहां पर जो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रही है, क्योंकि देखो सिंपल हार्मोनिकली ये ऑसिलेट करेगा तो इसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए इसमें रेस्टोरिंग फोर्स चाहिए, और रेस्टोरिंग फोर्स यहां पर है माइनस क्यू ई साइन थीटा। माइनस साइन को मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं, तो मैं डायरेक्ट अगर इसको लिखूं तो वैल्यू हो जाएगी क्यू ई साइन थीटा की वैल्यू एक्स बाय एल, ठीक है। तो ये बन गया फोर्स, और ये फोर्स किसके इक्वल है, मास के इक्वल है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई क्यू ई एक्स बाय एम इंटू एल, ठीक है। नेगेटिव साइन, चलो इसका नेगेटिव था, यहां पर भी सेम आ जाएगा। अब ये देखो, ये इक्वेशन है, यहां पर क्या है ओमेगा स्क्वायर, यहां क्या है एक्स, यहां क्या है ए, यहां है ए, ये आ गया एक्स, क्यू ई बाय एम एल। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई माइनस क्यू ई बाय एम एल इंटू एक्स। ये वाली वैल्यू किसके साथ कंपेयर में है,
ओमेगा स्क्वायर के साथ में ये वाली वैल्यू, यानी कि ये अब किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। यहां वाली वैल्यू में अगर मैं ओमेगा की वैल्यू लिखूं तो क्यू ई बाय एम एल रूट में होना चाहिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2 पाई रूट एम एल अपॉन क्यू ई। ये एक सवाल बन गया 2 पाई रूट एम एल अपॉन क्यू ई। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत तरीके से इसको सॉल्व करना है। आप इसको देखो कि वर्टिकल डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक सिंपल पेंडुलम है, मास उसका बॉब का m है, चार्ज उसमें q है। तो आप बताओ कि जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का वो क्या होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारे को l दे दिया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किसका 3-4 कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब जब भी फील्ड वर्टिकल होगी और पेंडुलम अगर हमारा होगा तो वो उसमें ऑसिलेट करेगा। अगर ऑसिलेशन हो रही है तो ही टाइम पीरियड आएगा। अगर टाइम पीरियड है तो जो ऑसिलेशन है वो सिंपल हार्मोनिक है, और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का अगर केस है तो एक बात आप याद रखो कि उसमें एसएचएम की इक्वेशन लगेगी, उससे कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू निकलेगी, उस ओमेगा की वैल्यू को टाइम पीरियड के फॉर्मूले में रखेंगे एंड देन हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक पूरा प्रोसेस बन गया जिससे कि हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। वीडियो को पॉज करो, देखो, और इसमें अब देखो बेटा, ये हो गए हमारे आज की न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को 4-5 क्वेश्चन जितने भी हम कर पाए ये क्वेश्चन मैंने किए हैं, और यही आपके साथ में डिस्कशन है। और अगर आप एक एक क्वेश्चन को साथ साथ सोल्व करोगे तो यकीन मान लेना तुम्हारा बहुत अच्छा बेस होगा। बार बार आपको इन्हीं को बार पढ़ना होगा, यहीं से आपके एनालिसिस डेवलप होते हैं। ठीक है, तो टिल देन एंजॉय, बाय।